हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि सिविल थर्ड ईयर फिफ्थ सेम का कॉम्बो पैक एप्लीकेशन के अंदर अभी तक नहीं आया है। तो बेटा आज आपका इंतजार खत्म होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज से आप लोग एप्लीकेशन के अंदर जाकर के सिविल फिफ्थ सेम कॉम्बो पैक में एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी पढ़ाई बढ़िया से स्टार्ट कर सकते हैं। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और इस बैच के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यूनिट नंबर 1 से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिविल फिफ्थ सेम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। बेटा जिस तरह से जितने सब्जेक्ट्स हमने सीएस आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम के अंदर दिए हैं उतने ही सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो इस तरह का आपको बैनर दिखाई देगा और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है कोर्स में आप देखिएगा। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं फिफ्थ सेम के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट्स यहां पर आपको मिलेंगे। जैसे जो तीन आपके मेजर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज बीसीई 501 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, second one is BCE 502 structural analysis and the third one is BCE 503 quantity estimation and कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको इस कॉम्बो पैक के अंदर मिल जाएंगे। ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं। साथ में एक और सब्जेक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर आपको मिलेगा, जो है COI दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर इसके पैरेलल में चलता है एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज। तो ये भी आपको मिल जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के इस कॉम्बो के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ बेटा ये बता दूं, क्योंकि आपका जो बैच है सिविल वालों का ये थोड़ा डिले हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको यहां पर अर्ली बर्ड ऑफर नहीं मिलेगा। जो 500 का ऑफ है जो कि बाकी ब्रांचेस को मिला था वो आपको भी यहां पर मिलेगा। तो 1 वीक के लिए है ना, आज जो आप हम कह सकते हैं इसको 15th ऑफ, यानी चलिए 17th ऑफ जुलाई तक आप इसके अंदर अगर एनरोल करते हैं तो यहां पर आप कोड अप्लाई, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा सिविल 500। ठीक है, तो आपका 500 का ऑफ वहां पर हो जाएगा और आप कोर्स के अंदर एनरोल करके अच्छे से आप जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और यहां पर आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है ना, यूट्यूब में भी आपको डेमो मिल जाएगा और यहां पर भी आपको डेमो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। इसकी 2 यूनिट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन बाकी की रिकॉर्डिंग हमारी काफी दिनों से चल रही थी। तो ये इसकी 2 यूनिट हो चुकी है। क्वांटिटी एस्टिमेशन की भी 2 यूनिट हो चुकी है। ठीक है ना, और ये आपका कंप्लीट है। तो इस तरह से आप लोग डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, यूनिट वाइज। देन उसके बाद आपको वन शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा। नोट्स अगर आप बना सकते हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पीडीएफ नोट्स भी आपको एप्लीकेशन के अंदर बेटा मिल रही होती है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जो है यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत सिविल वाले स्टूडेंट्स को नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आज यहां पर सीखने वाले हैं। देखिए जब भी हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो आपको सिलेबस पहले बता देंगे कि इस सब्जेक्ट का यूनिट, ये जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, और उस यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस पे हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं पहले से ही। तो यहां पर हमने यूनिट नंबर 1 के जितने पीवाईक्यूज हैं जो आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एकेटीयू 2025-26 के ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के। तो यूनिट नंबर 1 के हमारे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये 2024-25 के क्वेश्चंस हैं जो यूनिट नंबर 1 से आए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 23-24 के क्वेश्चन है, राइट, 23-24 के क्वेश्चन है, देन 22-23 के क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं, ये जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे ये पीवाईक्यूज आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे तो आप जो है इस तरह का कॉम्बो पैक आपको बैनर वहां पर दिखेगा, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गौरांग सर आपको पढ़ाएंगे और गौरव सर आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है ना, कुछ जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा सा हमको विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स, पूरा जो है इक्वेशंस, फॉर्मूले, ये सब चलता रहेगा। तो देखिए ट्रस्ट, आप एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ट्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आप जो 3D में इमेज होती है, एक बार थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। देन उसके बाद बीम आता है, बीम सभी जानते हैं। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, तो ये उसी का एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सटेंशन है। बीम पढ़ चुके हैं आप लोग, एसएफडी बीएमडी पढ़ चुके हैं, ट्रस आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा। ये उसी का फर्दर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर है ना, नामी सब्जेक्ट का क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं
उनको एनालिसिस करना है हमको, ठीक है। तो इनमें से पहला क्या आ गया आपका ट्रस, इस तरह के ट्रस आप देखते हैं। देन ट्रस क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रस होते हैं, वो आगे हम यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे। फिलहाल तो आपको ये देखो यहाँ पर विजुलाइज करो कि ये चीजें हमको पढ़नी है अपने सिलेबस के अंदर। बीम का एनालिसिस आपको करना है। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं यही क्या होते हैं, आपके बीम होते हैं। देन उसके बाद कॉलम्स आप देखते हैं, है ना, कॉलम भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, दीज आर दी वर्टिकल मेंबर्स, ये क्या होते हैं बेटा, आपके कॉलम होते हैं। पूरा डिटेल में इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेम। एक स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं ये सब बीम है, और जो वर्टिकल मेंबर्स हैं ये क्या है बेटा, कॉलम है। तो बीम और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रियल इमेज है फ्रेम की। नेक्स्ट आता है केबल, है ना। तो ये भी हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर टॉपिक आता है कि केबल क्या होता है, कितने टाइप्स के केबल होते हैं उसमें। ये केबल टेंशन फोर्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर विजुलाइज कराया। यूनिट नंबर 5 में हम आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर, पैराबोलिक, ये सारी चीजें आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। चलिएगा, तो क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस ये सब्जेक्ट, तो आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं। हालांकि एप्लीकेशन के अंदर 5 यूनिट का सिलेबस स्ट्रक्चर एनालिसिस का हमने वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो बेटा यूनिट नंबर 1 जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, कि जो लोड ट्रांसफर होता है, जैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर पे, बीम है, कॉलम है, जो भी फ्रेम है, जब हम किसी स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई करते हैं, तो जब हम लोड अप्लाई करते हैं बेटा, तो वो लोड कहां पर जाता है, ज्वाइंट पे जाता है, सपोर्ट्स पे जाता है, फिर अल्टीमेटली जो भी कॉलम होगा उस पर ट्रांसफर होगा, वॉल पे ट्रांसफर होगा, और फाइनली जो है वो सॉइल में यानी कि अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है उसको हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करने वाले हैं। स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी फॉर बीम्स, ट्रस एंड फ्रेम्स, यानी कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है इनडिटरमिनेसी, ठीक है। अब इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हमको आने चाहिए, और वो बेसिक्स जो है आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है बेटा केबल, है ना। केबल का हम यहां पर एनालिसिस करेंगे। देन इसी तरह से आपकी जो यूनिट नंबर 2 है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रसेस के बारे में। ट्रस क्या होता है, कितने टाइप के ट्रस होते हैं, ट्रस को एनालाइज करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, और इस बार फिर से आपको पढ़ना है। सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर ट्रस आप पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, तो वो इस बार भी है सिलेबस में, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन, तो दोबारा से हमको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। देन मेथड ऑफ, यहां पर आपके लिए क्या कहना रहने वाला है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट फॉर एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। तो ये ट्रस की यूनिट हो जाएगी आपकी यूनिट नंबर 2। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 का सिलेबस ये है, यूनिट नंबर 4 ये है, एंड यूनिट नंबर 5 ये है, जिसमें हमको आर्चेस के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने एकेटिव का सिलेबस आपको दिखाया है, इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप अपना सब्जेक्ट जो है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर आपको समझ में अच्छे से आएगा तो फिर स्ट्रक्चर का डिजाइन आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, आपके ब्रिजेस हैं, ट्रस हैं, फ्रेम्स हैं, है ना, बीम है, कॉलम है, तो इन सबको पहले आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जब हम इनको एनालिसिस कर रहे हैं तब जो है स्ट्रक्चर को आप डिजाइन अच्छे से कर पाएंगे। तो कोर सब्जेक्ट है ये, जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का ये कोर सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर थ्योरी भी है, इसके अंदर डेरिवेशन है, इसके अंदर न्यूमेरिकल है। थ्योरी बहुत कम है लेकिन ध्यान रखना, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है इसके अंदर। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे, समझेंगे, तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है कि इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर, कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से बिहेव करता है, कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है। आपने लोड अप्लाई किया तो वहां पर कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, उस स्ट्रक्चर में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना ट्रांसलेशन हो रहा है उसके अंदर, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रहा है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ बीम, यहां पर हम बीम को एनालिसिस करते हैं, ट्रस को, फ्रेम्स को, ब्रिजेस को, एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। इट प्रोवाइड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायरमेंट फॉर आरसीसी। आरसीसी एक सब्जेक्ट होता है आपका, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन आपका एक सब्जेक्ट होता है। तो इनको समझने के लिए हमको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहां से मिलते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से ही मिलते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है बेटा, इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं कहां पर, गेट एग्जाम में, ईएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, है ना, एसएससी, एई में, सब में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इट एक्ट द ब्रिज बिटवीन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। ये जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने वाले सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे और जो पहले आप मैकेनिक्स पढ़ के आए उनके बीच का गैप को जो क्या करता है, फिल करता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक फंडामेंटल्स जो पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी कुछ आप पढ़ चुके हैं क्या मैकेनिक्स और इन सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के अंदर आप पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है ना, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हमको आगे बढ़ना है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे, और आज जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर एक लेक्चर में, हर एक यूनिट में आपके फर्दर काम आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। चलिए जल्दी से हम रिकॉल करते हैं। बीम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है बीम बेटा? तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरीली टू कैरी द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बीम है, और ये बीम की क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और जब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इस पर जो लोड लगेंगे वो कैसे लगेंगे? ट्रांसवर्स शियर लोड। यानी कि ट्रांसवर्स शियर लोड कौन से होते हैं? ये ट्रांसवर्स शियर लोड वो लोड होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं या फिर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होते हैं। तो ये तो है बिफोर अप्लाई द लोड। ये जो बीम है, अभी आप देख सकते हैं बीम कैसी है? स्ट्रेट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं हुआ है। अब हम इस बीम के ऊपर जैसे ही हम एक शियर फोर्स यानी कि यहां पर ट्रांसवर्स लोड अप्लाई करेंगे, यहां पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया F, तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से बेंड हो गई है। ये बीम क्या हो गई बेटा? इस तरह से बेंड हो गई है। ठीक है, तो बीम का थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे, तो कितने टाइप्स के बीम आप लोगों ने पढ़ी है बेटा? पहले आता है कि फिक्स बीम। फिक्स बीम हम उस बीम को कहते हैं जिसमें दो सपोर्ट्स होती हैं, दोनों एंड पर होती हैं, और दोनों फिक्स सपोर्ट होती हैं। तो ये भी फिक्स सपोर्ट है और ये भी कैसी है? फिक्स सपोर्ट है। बोलिए यस और नो। तो इस तरह के बीम को हम फिक्स बीम कहते हैं। दूसरा था सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहते हैं जिसमें केवल दो ही सपोर्ट होती है और दोनों सपोर्ट एंड पर होती हैं और दोनों सिंपल सपोर्ट होती हैं। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सपोर्ट यहां भी है और एक सिंपल सपोर्ट यहां है। दो ही सपोर्ट है, केवल दो सपोर्ट है, दोनों एंड पर हैं, बीम के दोनों एंड पर हैं। अब ये सिंपल सपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? सिंपल सपोर्ट के अंदर आता है हिंज सपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द हिंज सपोर्ट। कौन सपोर्ट है बेटा? दिस इज द हिंज सपोर्ट एंड दिस इज द रोलर सपोर्ट। तो याद रखना कि सिंपल सपोर्टेड बीम में सिंपल सपोर्ट होंगी, और सिंपल सपोर्ट के अंदर कौन सी आती है? हिंज सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम इस तरह से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और रोलर सपोर्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कैंटिलीवर बीम। कि कैंटिलीवर बीम उस बीम को कहते हैं जिसका एक एंड फिक्स होता है, बिल्ट इन होता है, और दूसरा एंड फ्री होता है। तो ये वाला एंड फ्री है और ये इसका क्या है बेटा? ये फिक्स्ड एंड है। इसमें क्या था? दोनों एंड क्या थे? ये दोनों एंड फिक्स्ड थे। अरे बोलो यस और नो। बात समझ में आ गई? ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। नेक्स्ट आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो बेटा ये जो कैंटिलीवर बीम है, अब आप सोच करके देखो, अगर मैं यहां पर लोड अप्लाई कर दूं फ्री एंड पे और इसकी लेंथ ज्यादा हो जाए, इस तरह से ये फिक्स है, और यहां पर अगर मैं लोड अप्लाई कर दूं, ठीक है ना, और इसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये डिफ्लेक्ट ना हो तो इसलिए यहां पर क्या लगा दिया हमने? एक सपोर्ट फ्री एंड पे लगा दी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने एक रोलर सपोर्ट लगा दी। कैसी? यहां पर हमने एक रोलर सपोर्ट लगा दी है, और ये कैसे बेटा? ये फिक्स्ड एंड है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, देखो ये है कैंटिलीवर, ये है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, यानी कि कैंटिलीवर बीम का ही मॉडिफिकेशन क्या है? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है कि फ्री एंड पर हमने एक सपोर्ट लगा दी, यहां पर सिंपल सपोर्ट, तो क्या बन गई? हमारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस बीम। तो कॉन्टिन्यूअस बीम कौन सी बीम होती है? कि कॉन्टिन्यूअस बीम में जितनी भी सपोर्ट्स होंगी वो सिंपल सपोर्ट होंगी। सिंपल सपोर्ट का मतलब लाइक या तो रोलर सपोर्ट होंगी या फिर हिंज सपोर्ट होंगी। तो यहां पर आप देख, अच्छा यहां पर आओ एक बार, ये सिंपल सपोर्टेड बीम है। अगर इस सिंपल सपोर्टेड बीम की लेंथ अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सिंपल सपोर्टेड बीम की लेंथ अगर ज्यादा हो जाए और यहां पर मैं लोड अप्लाई करूं, इसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी, तो क्या ये बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी? यस और नो। तो हमने क्या करना है कि ये जो बीम आपने जैसे यहां पर लोड लगाया तो ये डिफ्लेक्ट ना हो जाए, तो हमने यहां पर क्या कर दिया? और सपोर्ट क्या लगा दी, इसको सब डिफ्लेक्ट ना हो, हमने क्या लगा दी? और सपोर्ट यहां पर लगा दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम। इसी सिंपल सपोर्टेड बीम का मॉडिफिकेशन है। यानी कि सिंपल सपोर्टेड बीम का मतलब है कि दो ही सपोर्ट्स होंगी, दोनों एंड पर होंगी। तो देखो दो सपोर्ट्स हैं, दोनों एंड पर हैं, हमने इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी लगा देनी है यहां पे। तो हमने क्या करा कि यहां पर तो केवल देखो दो ही सपोर्ट थी, अब हमने यहां पर क्या कर दिया है? इन दो सपोर्ट्स के बीच में यहां पर एक और सपोर्ट लगा दिए। तो यहां पर कितनी सपोर्ट्स होगी? दो से ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। देखो जो कॉन्टिन्यूअस बीम है वो सिंपल सपोर्टेड बीम का ही क्या है? मॉडिफिकेशन है कि दो सपोर्ट्स तो एंड पर होंगी लेकिन इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी होंगी। अब इंटरमीडिएट कितनी होंगी? जैसे एक लगा रखी है, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, यानी कि नंबर ऑफ जो सपोर्ट्स होंगी वो दो से ज्यादा होंगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट आता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम का मतलब है कि यहां पर भी केवल दो ही सपोर्ट होती है, यहां पर भी केवल दो ही सपोर्ट होती है,
लेकिन यहां पर जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सिंपल सपोर्टेड बीम है, दोनों सपोर्ट क्या है, एंड पर है, लेकिन यहां पर एंड पर नहीं होती है कि एक तो यहां पर एंड पर है, दूसरी सपोर्ट जो है इधर की तरफ है, यानी कि बीम जो है सपोर्ट से बाहर निकल रही है। क्या है कि बीम जो है सपोर्ट से बाहर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। क्या बोलेंगे? ओवर हैंगिंग बीम। तो ये सिंगल साइड निकली हुई है, इस तरफ तो निकली हुई नहीं है बीम बाहर की तरफ, तो ये हो गया सिंगल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। अगर ये बीम इधर की तरफ भी बाहर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी ओवरहैंगिंग उधर भी ओवरहैंगिंग, यानी कि डबल हैंगिंग ओवर सॉरी डबल डबल हैंगिंग डबल ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बीम बता दिया। नाउ द इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं बीम पे ये जो सपोर्ट्स लगी हुई हैं, ये फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स पर रिएक्शंस कौन कौन सी आती है, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, जिसको हमने स्मॉल आर ई से डिनोट करा है। एक एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, तब जाकर के आप जो है बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस को समझ पाएंगे। अब यहां पर जो इस स्लाइड के अंदर जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कॉन्सेप्ट जो है आपके फर्दर आगे यूज होते रहेंगे। तो एक्सटर्नल सपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहले ऐसा समझो भाई, हमको बात करनी है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन की। जो सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स को अगर हम रिमूव करें तो कौन कौन से रिएक्शन डेवलप होती है। तो सबसे पहले ये समझो कि रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन? देखिए, अगर मैं यहां पर इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो क्योंकि रिएक्शन आ रहा है। जैसे ऐसे समझो, लाइक दिस, ये पेन रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पर फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये तो मूव हो जा रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं वर्टिकल, तो ये पेन नीचे की तरफ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। दैट मींस यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हुई है या रिएक्शन डेवलप हुई है। अरे बोलो यस और नो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स और लोड एक्ट ऑन ए स्ट्रक्चर, जब किसी स्ट्रक्चर पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, क्या, जब किसी स्ट्रक्चर पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, द सपोर्ट रजिस्ट द मोशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो सपोर्ट लगी रहती हैं वो स्ट्रक्चर के मोशन को रजिस्ट करती हैं, यानी जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम, वो डिस्प्लेस ना हो उसकी। जो जैसे मैंने बोला कि ये कोई स्ट्रक्चर है, मैंने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो ये क्या है कि इस जो सपोर्ट, ये नीचे सपोर्ट लगी हुई है, तो ये सपोर्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ जाने नहीं दे रही है इसको। तो सपोर्ट्स क्या करती हैं, स्ट्रक्चर के मोशन को रजिस्ट करती हैं, जिसके कारण प्रोड्यूस होता है क्या, फोर्स या फिर मोमेंट, या रिएक्शन डेवलप होती है। अब वो मोमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, एंड दीज रेजिस्टिंग फोर्स एंड मोमेंट्स डेवलप एट द सपोर्ट्स आर कॉल्ड सपोर्ट रिएक्शंस। तो जैसे ही आपने स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई किया, क्या, स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई किया, तो सपोर्ट्स क्या करती हैं, स्ट्रक्चर के मोशन को रजिस्ट करती हैं, मोशन को रोकती है, मोशन को रेस्ट्रेन करती है, मोशन को क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाती है, सपोर्ट्स पर रिएक्शन डेवलप हो जाती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन डेवलप हो सकती है, कि सर जितनी मोशन रुक जाएंगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन रुक गई किसी सपोर्ट ने, अगर सपोर्ट ने स्ट्रक्चर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोक दिया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। अगर किसी भी सपोर्ट ने वर्टिकल मोशन को रोक दिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रोक दिया, तो क्या आ जाएगी, वर्टिकल रिएक्शन। अगर किसी सपोर्ट ने रोटेशन को रोक दिया, रोटेशन, अगर वो स्ट्रक्चर रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर सपोर्ट पर क्या आ जाएगी, मोमेंट रिएक्शन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड, नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स सपोर्ट की। कौन सी सपोर्ट बेटा, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे दिखाते हैं, फिक्स सपोर्ट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, लाइक दिस, है ना, इस तरह से, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो है ना, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहां पर ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अब मैंने यहां पर एक लोड अप्लाई कर दिया W एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे एक लोड अप्लाई कर दिया। नाउ अब आपको ये देखना है कि ये जो फिक्स सपोर्ट है इस पर कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस डायरेक्शन में डेवलप होंगी और क्यों डेवलप होंगी, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये फिक्स सपोर्ट एक बीम है, और ये कौन सपोर्ट है बेटा, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट है, यानी कुछ इस तरह से है, जैसा आपने देखा, ये इसको आपने ऐसे ना, इसको ऐसे इस तरह से, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। अब अगर ये फिक्स सपोर्ट है बेटा, ध्यान सुनो, ये बीम है और बीम के ये फिक्स सपोर्ट है। क्या है कि ये फिक्स सपोर्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो क्या ये बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है क्या, नो। यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन, बीम की जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, बीम की जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ जाएगी बेटा, एक रिएक्शन आ जाएगी। बोलो यस और नो, बहुत बढ़िया। नाउ
अब यहां पर जो बीम है क्या ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है? ये तो बीम इस तरह से बिल्ट इन है, तो ये जो बीम है इस पॉइंट ए पर ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती है। इसका मतलब जो आपकी वर्टिकल मोशन है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। वर्टिकल मोशन भी क्या है बेटा? वर्टिकल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर वर्टिकल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगी? एक रिएक्शन आ जाएगी। बोलो यस और नो? नो माय डियर स्टूडेंट, अब जब इस तरह से ये बिल्ट इन सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ये ऐसे मूव नहीं कर सकती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगी। क्या आप इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो? रोटेट भी नहीं करा सकते। तो रोटेट जब रोटेट नहीं करा सकते इसका मतलब रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन भी नहीं हो पा रहा है पॉइंट ए पर। तो क्या है मतलब ये हुआ कि एक मोमेंट रिएक्शन भी यहां पर आएगा। बोले यस और नो? तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यानी एक्स डायरेक्शन में उसको बोलेंगे आर एक्स, वाई डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगी आर वाई, और यहां पर मोमेंट आएगा जेड डायरेक्शन में, दैट इज एम जेड, दैट इज एम जेड। बोलो यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है समझो कि ये होगी आपकी एक्स डायरेक्शन, ये होगी वाई डायरेक्शन और ये होगी आपकी जेड डायरेक्शन। ठीक है ना? अब आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमने यहां पर लोड अप्लाई किया। अब जैसे ही आप इसको लोड अप्लाई करोगे ऐसे, तो बीम तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी ना, तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। अब आप यहां पर देखो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर तो बीम नीचे की जा रही है। बोले सर नो? तो पॉइंट बी पर जो बीम है वो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां पर डेल्टा एक्स है। क्या डेल्टा एक्स जीरो हुआ क्या यहां पर? बहुत ध्यान समझेंगे। क्या डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई, कि जो डेल्टा वाई है वो जीरो होगा क्या? नो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि पॉइंट बी पर क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है, पॉइंट बी पर कोई सपोर्ट नहीं है, पॉइंट बी पर जब सपोर्ट नहीं है इसलिए यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो यहां पर कोई रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगी। यहां पर एक बात बताओ, जो डेल्टा एक्स है, क्या डेल्टा एक्स क्या होगा कि यहां पर डेल्टा एक्स पॉइंट बी पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो डेल्टा एक्स यहां पर क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। यानी कि एक्सटेंड हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। यस और नो? अच्छा, यहां पर क्या मोमेंट आ रहा है? क्या पॉइंट बी पर मोमेंट आ रहा है, रोटेशन? यस। आप यहां पर देखो कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। यहां पर एक टेंजेंट बनाओ, यहां पर एंगल आ रहा है कुछ थीटा, यस थीटा आ रहा है। यहां पर कुछ थीटा आएगा, यस यहां पर कम हो गया थीटा, यहां पर और कम हो गया थीटा। यानी कि पॉइंट बी पर जो थीटा है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां पर एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी, और यहां पर रोटेट भी हो रहा है। तो इसलिए पॉइंट बी पर क्या नहीं है? कोई रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है कोई। धीरे धीरे आप इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स कितना है? इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स जीरो है। इसीलिए जब डेल्टा एक्स जीरो है तो इसलिए डेल्टा, जब पॉइंट ए जो है डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, मोशन हो ही नहीं रही है इसकी, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी आर एक्स। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है क्या इसका? नो, नहीं हो पा रहा है, तो आर वाई यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर थीटा कितना है जी? यानी डेल्टा वाई भी जीरो है और यहां पर जो है थीटा जो है वो कितना है? जीरो है। यहां पर आप देखो टेंजेंट, तो यहां पर तो थीटा जीरो है, यानी कि यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक तो रोटेट हो रही है बीम, कुछ ना कुछ थीटा है। थीटा मैक्सिमम यहां पर है, यहां पर क्या हो गया है? जीरो हो गया है। यहां पर थीटा कितना हो गया? जीरो। यानी थीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब रोटेशन, बीम कितना रोटेट कर रही है? अरे ये और नो? तो यहां पर जो है रोटेशन भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है। तो इसलिए तीन रिएक्शन डेवलप हुई हैं, आर एक्स, आर वाई और एम जेड। आर एक्स, आर वाई और एम जेड। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, जो फालतू की चीजें हुई हैं समझाने के लिए जो बनाई थी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। ठीक है, चलो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि एक्स डायरेक्शन में आर एक्स है, वाई डायरेक्शन में आर वाई है, ये एम जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन कैसा आ रहा है मोमेंट? रोटेशन तो जेड भी होगा ना, ऐसे समझो। ये देखिएगा जरा बेटा, ये हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और इनके परपेंडिकुलर क्या हो गई? ये होगी जेड डायरेक्शन। इस तरह से आप समझ सकते हैं जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो बीम रोटेट कर रही है ना, बीम जो रोटेट कर रही है ना, वो इसी पॉइंट के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट कर रही है, जेड के। देखो जरा ध्यान से, ऐसे समझो, ये एक्स है, इसके परपेंडिकुलर वाई, इसके परपेंडिकुलर जेड है। तो ये जो बीम रोटेट करेगी, ये जो बीम रोटेट करेगी वो किसके अबाउट कर रही है? बीम किसके अबाउट कर रही है? इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसलिए हमने इसको एम जेड लिखा है। आप देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो जरा, ये होगी मेरी एक्स डायरेक्शन, ये वाई और ये जेड। ठीक है ना? अब जरा बीम जो है ना, ये बीम तो ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बीम? ये वाली जो बीम है, लाइक दिस, है ना, किसके अबाउट कर रही है? ये रोटेट किसके अबाउट कर रही है? देखो ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसलिए हमने वहां पर जो मोमेंट आएगा, जो मोमेंट रिएक्शन आएगी, उसको क्यों लिखा हमने? एम जेड लिखा है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे बेटा, जो फिक्स सपोर्ट होती है ना, फिक्स सपोर्ट पे हमेशा तीन रिएक्शन डेवलप होंगी। ये क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन? तीन रिएक्शन। अब आते हैं हम हिंज सपोर्ट पे। ये जो हिंज सपोर्ट है बेटा, हिंज सपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसे समझो इसको कि ये इस तरह से हमने यहाँ पिन लगा दी है ना, एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, हमने यहाँ पर क्या लग दी? पिन लगा दी है। तो जब हम पिन लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो पाएगा? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, दैट मींस डेल्टा एक्स,
जीरो हो जाएगा। कहां पर? पॉइंट ए पर, क्योंकि हिंज सपोर्ट कहां पर है? पॉइंट ए पर है। हिंज सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट ए पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो कितना हो गया? डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे क्या वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगा? वाई डायरेक्शन पॉइंट ए पर वर्टिकल मोशन हो पाएगा? नो। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर थीटा कुछ है? थीटा जीरो है क्या इस बार? जैसे यहां पर आप देख सकते हैं तो रोटेशन कितना था? यहां पर जीरो था। यहां पर भाई जब इसके ऊपर लोड लगाओगे तो ये बीम है कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पर क्या थीटा जीरो है? थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहां पर तो रोटेशन अलाउड है। क्या है? रोटेशन अलाउड है। तो रोटेशन अगर अलाउड है तो इसका मतलब मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगी। याद रखेंगे हमेशा कि जो हिंज ज्वाइंट होता है, जो हिंज सपोर्ट होती है, जो पिन ज्वाइंट होता है, बेंडिंग मोमेंट वहां पर हमेशा जीरो होता है। तो यहां पर जो है जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वर्टिकल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो केवल दो रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में आर वाई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको कि दो रिएक्शन आएंगी, एक जो हिंज सपोर्ट है, एक वर्टिकल रिएक्शन आर वाई और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर एक्स। अरे बोलो यस और नो। इसको लिखेंगे आर एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये हो जाएगी आर वाई। तो याद रखेंगे हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन आती हैं, आर एक्स और आर वाई, आर एक्स और आर वाई, है ना। चलिए अब आ जाते हैं रोलर सपोर्ट पर। क्या? रोलर सपोर्ट पर ऐसे समझो कि ये रोलर है, रोलर के ऊपर ये बीम है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर पाएगी? यस, रोलर के ऊपर ये रोल कर सकती है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज अलाउड, तो जिस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है तो उसमें तो कोई रिएक्शन आएगी नहीं। इसका मतलब जो पॉइंट ए पर ये रोलर सपोर्ट है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रोलर लगाते हैं या तो ऐसे या तो फिर ऐसे। तो आप मुझे बताएंगे यहां पर जो डेल्टा एक्स है वो कितना है? दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, यानी कि मोशन अलाउड है एक्स डायरेक्शन में, तो कोई रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगी। क्या वर्टिकल डायरेक्शन मोशन अलाउड है? नो, क्योंकि ये इस तरह से पिन लगी हुई है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा वाई जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ पर कुछ थीटा आ रहा है? हाँ कुछ थीटा आ रहा है, यहाँ पर थीटा जीरो नहीं है, क्योंकि जब इस पर लोड लगाएंगे तो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर पॉइंट ए पर थीटा जीरो नहीं है। इसका मतलब रोटेशन अलाउड है। इसका मतलब कि जो मोमेंट आएगा वो भी कितना आ जाएगा? जीरो। तो केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होने वाली है बेटा। इस पर क्या होगा? केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, वो भी वाई डायरेक्शन में, जिसको हम लिखेंगे आर वाई से। कोई दिक्कत नहीं है। तो याद कर लीजिएगा कि बेटा जब हम फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की, क्योंकि जब हम इनडिटरमिनेसी पढ़ेंगे ना बेटा तभी समझ में आएगा, जब ये समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि सॉलिड मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में आप पढ़ चुके हैं, मैं रिकॉल करा रहा हूं क्यों कैसे हो रहा है सारी चीजें। तो यहां पर जो है फिक्स सपोर्ट पे तीन रिएक्शंस आएंगी, जो हिंज सपोर्ट है दो रिएक्शन आएंगी, जो रोलर सपोर्ट है उस पर केवल एक रिएक्शन आएगी। डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हम फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन मोमेंट आएगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएंगे, मोमेंट नहीं आएगा। रोलर में क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। तो ये तो जो रिएक्शंस की हमने बात करी है बेटा कि ये 2D में बात करी। अब बात करते हैं जो 3D फिक्स सपोर्ट होती है। 3D में अगर हम बात करें तो 3D में कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है, ये है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगी? रिएक्शन आएगी, तो इसको लिखेंगे हम आर एक्स। बोलो यस और नो, दिस इज आर एक्स। वाई डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगी इस तरह से, ये वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये हो जाएगा आर वाई। और ये परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन है, तो यहां पर भी एक रिएक्शन आएगी जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज आर जेड, दिस इज आर जेड। बोलो यस और नो। अब क्योंकि जब हम पहले 2D की बात कर रहे थे, किसकी? 2D की बात कर रहे थे यहां पर, तो मोमेंट जो आ रहा था वो केवल जेड डायरेक्शन में आ रहा था, जेड डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन के, जेड डायरेक्शन के अबाउट। जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं ना, देखो सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं रिएक्शन की, ठीक है, किसकी? एक्सियल रिएक्शन की, तो या तो वो एक्स डायरेक्शन में होगी या बोलेंगे इन वाई डायरेक्शन या इन जेड डायरेक्शन। लेकिन जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहां पर जो मोमेंट आया था वो जेड एक्सिस के अबाउट था। कहां पर था? ये जेड एक्सिस के अबाउट था, इसलिए एम जेड लिखा था, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका मोमेंट है यहां पर जो एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन के जो अबाउट मोमेंट होगा उसको लिखेंगे हम एम एक्स। ये वाई डायरेक्शन के अबाउट है, इसको लिखेंगे एम वाई। ये जेड डायरेक्शन के अबाउट है तो एम जेड। यानी कि हम 3D की जब बात करते हैं, तो जब हम 3D की बात करते हैं तो 6 रिएक्शंस आती है। कितनी? 6 रिएक्शन आती है। कौन कौन सी? आर एक्स, आर वाई, आर जेड, यानी कि रिएक्शंस इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। एम एक्स मोमेंट अबाउट एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस। सुनो, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट है? एम एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है एम वाई। जेड एक्सिस के अबाउट, जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट है दैट इज एम जेड। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख भी दिया है, तो याद रखेंगे अगर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट अगर 2D में बात कर रहे हैं तो 3 रिएक्शन आती है। अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में फिक्स सपोर्ट पे 6 रिएक्शन आती है। कितनी? 6 रिएक्शन आती है। नाउ अब यहां पर एक टर्म आ गई बेटा, यहां पर बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या? बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो एम एक्स है, एक एम वाई है और एक एम जेड है। तो एम एक्स जो है, पहली बात तो ये समझो कि मोमेंट में
और ट्विस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहां पर लिखा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का मतलब है इस तरह से मैं क्या हो गया, बेंड हो गया है ना, इस तरह से मैं क्या हो गया, बेंड हो गया। ट्विस्टिंग का मतलब है इस तरह से, ये क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। जैसे ऐसे समझो, लाइक दिस, ये है ना, स्केल है, तो हमने क्या करा, इसको बेंड इस तरह से कर दिया। बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, उसको बीम को बेंड, ये बीम है तो ये क्या कर दिया इसने, बेंड कर दिया। क्या कर दिया इसने, इसको बेंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ये बेंड हो गई है, ये क्या हो गई, देखो ध्यान से, ये बेंड हो गई है, ठीक है, ये बेंड हो गई है, ठीक है। मोमेंट। अब जैसे ट्विस्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग का मतलब होता है, कोई बॉटल देखते रखी हुई है यहाँ पे, ट्विस्टिंग का मतलब है, बॉटल तो यहाँ नहीं है अभी, जैसे इसको समझो, है ना, इस तरह से, लाइक दिस, ये क्या है, ट्विस्टिंग है, ये क्या है, ट्विस्टिंग है, इस तरह देखो, ये ट्विस्टिंग है, दिस इज द ट्विस्टिंग, और ये क्या है, बेंडिंग, ये क्या है, बेंडिंग, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिएगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से बीम बेंड हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से समझना, ये इस तरह से है, लाइक दिस, ठीक है, ये फोर्स यहां पर ऐसा लगा हुआ है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से ये है, और ये कुछ इस तरह से है, यानी कि क्या करेगा, इसको ये रोटेट कराएगा, जैसे ये बीम है तो इसको क्या करेगा, ये ऐसे ट्विस्ट कराएगा, रोटेट कराएगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ट्विस्टिंग मोमेंट, यहां पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट। तो ध्यान रखेंगे, अ बेंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट दैट टेंड्स टू बेंड और कर्व द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को बेंड करा देता है, किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करता है, ऐसे बेंड कराएगा, क्या, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ट्विस्टिंग मोमेंट का मतलब है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं और टॉर्शनल मोमेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है, किसी भी मेंबर को, स्ट्रक्चरल मेंबर को ट्विस्ट कराता है, क्या कराता है, उसको ऐसे ट्विस्ट कराता है। देखो अगर जैसे एक्स है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो mx है इस तरह से, तो ये क्या करा रहा है इसको, यहां पर ये करा रहा है इसको, mx जो है वो ट्विस्टिंग मोमेंट है और टॉर्क है, इस तरह से, ठीक है। अगर ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है हमारे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कराएगा इसको, ये टॉर्क, ये mx, अगर ये वाली जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, अगर वो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है तो mx क्या हो जाएगा, ये ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको ये ट्विस्ट करा रहा है। जबकि अगर ये लॉन्गिट्यूडल है तो y और x, y और z, अगर x डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडल है तो y और z क्या हो जाएंगे, उसके ट्रांसवर्स यानी कि लेटरल। तो जो भाई mx के परपेंडिकुलर my और mz, तो my और mz क्या करेंगे, उसको बेंड कराएंगे, क्या कराने वाले हैं, बेंड कराने वाले हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी। फिलहाल हमको ये याद हो गया कि जो फिक्स सपोर्ट है 2D में वहां पर 3 रिएक्शंस आती हैं और 3D में वहां पर 6 रिएक्शंस आती हैं। इसी तरह से अगर आप जाएंगे हिंज सपोर्ट पे, है ना, किस पे, कौन सपोर्ट बेटा, हिंज सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो हिंज सपोर्ट पे, हिंज सपोर्ट पे 2D में कितनी रिएक्शन आई थी, केवल 2 रिएक्शन आई थी, है ना, कौन कौन सी, Rx और Ry, ठीक है। अगर यहां पर हम 3D की बात करेंगे तो 3D में यहां पर 3 रिएक्शंस आ जाएंगे। 3 रिएक्शन कौन कौन से आएंगे, क्योंकि मोमेंट तो आएगा ही नहीं। हिंज सपोर्ट की जब भी बात होगी तो मोमेंट नहीं आएगा। हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, याद रखना, हिंज और रोलर सपोर्ट पर कभी भी मोमेंट नहीं आता है। तो 3 रिएक्शन कौन से हो जाएंगे बेटा, Rx, Ry और Rz, ये हो जाएंगे तीनों। अगर हम बात करते हैं बेटा रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2D में कितनी आई थी, केवल एक ही आई थी, y डायरेक्शन में। लेकिन जब हम बात करेंगे 3D की तो अभी भी एक ही आएगी, क्या, y डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड इनसाइड अ स्ट्रक्चरल मेंबर। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन की, हम बात कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस की। जो अभी तो जो रिएक्शन आई थी वो सपोर्ट पे थी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझेंगे, यस, लाइक यहां पर हम देखेंगे, यस, देखेंगे यहां पे, तो अभी तो हम बात करते हैं बेटा सपोर्ट से, जैसे ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन आ रही है। अब हम बात करें कि जैसे कि मेंबर है, मेंबर के अंदर जो फोर्स है उसकी हम बात करेंगे। जैसे ये सपोर्ट है तो सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन है, देन तो हमने बात कर ली हिंज, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पर कितनी रिएक्शंस आती हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर अब इंटरनल फोर्सेस की, यानी कि मेंबर के अंदर जो रिएक्शंस है, मेंबर के अंदर जो सपोर्ट, मेंबर के अंदर जो फोर्सेस हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड इनसाइड स्ट्रक्चरल मेंबर। जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, मेंबर के अंदर जो इंटरनल फोर्स है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं बेटा, एक आता है एक्सियल फोर्स, दूसरा शियर फोर्स, तीसरा बेंडिंग मोमेंट और फोर्थ वन इज ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की और ट्विस्टिंग मोमेंट की तो हम बात कर चुके हैं, दिस इज बेंडिंग एंड दिस इज द ट्विस्टिंग, ठीक है, इसकी बात हमारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एक्सियल फोर्स की और शियर फोर्स की। देखिए जो एक्सियल फोर्स होता है, एक्सियल फोर्स एक्ट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई मेंबर है तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो हमेशा जो आपका एक्सियल फोर्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लॉन्ग लगता है। ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक पुलिंग नेचर का हो सकता है, कंप्रेशन पुशिंग नेचर का हो सकता है। यानी बाहर की तरफ लग रहा होगा आउटवर्ड तो वो इसका मतलब पुलिंग है, यानी कि वो टेंशन में है, और जो अंदर की तरफ है टुवर्ड्स तो वो कंप्रेशन है यानी कि पुशिंग है। तो ये पुलिंग नेचर का होगा या फिर पुशिंग नेचर का होगा, यानी कि टेंशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। शियर फोर्स क्या होता है बेटा, शियर फोर्स का मतलब है जैसे कोई पेपर है तो आपने पेपर को फाड़ना है, तो पेपर को अगर हम फाड़ना चाहते हैं, है ना, कोई शीट है, फोर्स शीट है, उसको फाड़ रहे हैं, तो एक फोर्स इधर लगेगा और दूसरा फोर्स उधर लगेगा, है ना, इस तरह से। तो वो क्या करता है, उसको स्लाइड कराता है, यानी कि उसको शेयर ऑफ कराता है। क्या कराता है, शेयर ऑफ कराता है। जैसे सीजर होती है तो उसकी 2 कटिंग एज होती है ना, 2 कटिंग एज होती है, तो वहां भी क्या होता है, शेयरिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। चलिएगा, तो ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर समझेंगे इंपॉर्टेंट कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ज्वाइंट कनेक्शन,
कि यहां पर जो ज्वाइंट्स होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। एक होता है रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जहां पर रिजिड ज्वाइंट्स होंगे तो उसको कहेंगे रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, और जहां पर पिन लगे होंगे, है ना, जहां पर पिन ज्वाइंट होगा तो उसको बोलेंगे पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, है ना। तो हमने स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ज्वाइंट, कि कनेक्शन पे ज्वाइंट कैसा है। रिजिड ज्वाइंट है तो रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर, अगर पिन ज्वाइंट है तो पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर। समझेंगे जरा ध्यान से। जरा यहां पर आप देखिएगा तो इसमें होता है फ्रेम होता है, जो रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेम होता है, पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रस होता है। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज फ्रेम, मैंने अभी आपको बताया था, जो विजुलाइज कराया था एक इमेज के माध्यम से, कि जो बीम होते हैं, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये बीम होते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं बीम होते हैं, तो ये हो गए बीम। और जो यहां पर होते हैं वर्टिकल मेंबर उसको हम बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मेंबर हो गए कॉलम, हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए बीम, बीम और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम। नाउ ठीक है, चलिएगा, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यहां पर ज्वाइंट्स जो होते हैं वो रिजिड ज्वाइंट होते हैं। कैसे ज्वाइंट होते हैं, रिजिड ज्वाइंट होते हैं। दूसरा जो पिन ज्वाइंट होते हैं, तो यहां पर जो ज्वाइंट है बेटा, ये जो ज्वाइंट है यहां पर, ये सारे के सारे पिन ज्वाइंट हैं। याद रखेंगे, जो ट्रस का केस होता है, जब भी लोड हम अप्लाई करते हैं तो कहां पर करते हैं, ज्वाइंट पर। याद रखना कि ट्रस के केस में लोड कहां पर अप्लाई होता है, केवल ओनली ऑन ज्वाइंट। कहां पे, ज्वाइंट। और ज्वाइंट कैसे होते हैं, सारे के सारे ज्वाइंट होते हैं पिन ज्वाइंट। अब ये जो हमारा फ्रेम है यानी कि रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, या दूसरा हमारा ट्रस है जो कि पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। और एक चीज, जब आप डिटरमिनेसी की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे काम आएंगे, क्योंकि आज के टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नेगेटिव के आए हुए, लेकिन वो क्वेश्चंस तभी ना सॉल्व करोगे जब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं। तो ये जो आपका रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है या जो पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है, सुनो, रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर को हम फ्रेम कहते हैं, इसको हम ट्रस कहते हैं। ठीक है, इसके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, जबकि इसके ज्वाइंट कैसे होते हैं बेटा, वो पिन होते हैं, पिन लगी होती है, वो हिंज ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट रोटेशन इज रेस्ट्रेन, यानी कि जो ज्वाइंट है बेटा, फ्रेम के जो ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि ये रिजिड ज्वाइंट हैं, इनमें रोटेशन अलाउड नहीं होता है, रोटेशन अलाउड नहीं होता है। जबकि यहां पर पिन लगी हुई है, ये पिन ज्वाइंटेड है, तो यहां पर तो रोटेशन अलाउड है। तो लिखा है ज्वाइंट रोटेशन इज रेस्ट्रेन, यहां पर लिखा है ज्वाइंट रोटेशन इज अलाउड, क्योंकि जब पिन लगी होगी तो इस तरह से रोटेट तो कर ही सकता है। बोलो यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफर फोर्स एंड मोमेंट। ये जो फ्रेम होते हैं ये फोर्स और मोमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो ट्रस होते हैं, ट्रस क्या करते हैं, केवल फोर्स को ही ट्रांसफर करते हैं, मोमेंट को तो ये ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो मोमेंट, ये तो रोटेट कर जाते हैं, तो मोस्टली ट्रांसफर द फोर्स ओनली। मेंबर्स कैरी एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये जो फ्रेम होते हैं ये एक्सियल फोर्स को भी कैरी करते हैं, बेंडिंग मोमेंट को भी कैरी करते हैं, और शियर फोर्स को भी कैरी करते हैं। जबकि जो ट्रस होते हैं ये सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी बात होगी ट्रस की, जब भी बात होगी ट्रस की, पूरे सब्जेक्ट के अंदर जब भी बात होगी ट्रस की, तो याद रखेंगे केवल और केवल ट्रस मेंबर क्या करते हैं, ट्रस के जो मेंबर हैं उसमें क्या होगा, सिर्फ एक्सियल फोर्स होगा, है ना। जैसे ये ट्रस है तो इसमें क्या होगा, या केवल और केवल एक्सियल फोर्स होगा। ये क्या हो सकता है, ये टेंशन भी हो सकता है और ये कंप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन कैसा, एक्सियल फोर्स होगा। याद हो गया आपको कि जो फ्रेम होते हैं ना, फ्रेम ये एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैरी करते हैं, ये केवल एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं। क्या, जो ट्रस के मेंबर्स होते हैं ये केवल एक्सियल फोर्स को ही कैरी कर सकते हैं, कि अब वो या तो टेंशन नेचर के होते हैं या फिर कंप्रेशन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मेंबर्स में बैंड, इसके जो मेंबर है बैंड हो सकते हैं, जबकि जो इसके मेंबर्स होते हैं ट्रस के मेंबर्स आइडियली बैंड नहीं होते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो समझ में आ गया आपको फ्रेम में और ट्रस में, यानी कि रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर में और पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल ज्वाइंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो इंटरनल ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे पहला आता है रिजिड ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट क्यों बनाओगे भाई, मेंबर को तो कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं ना ज्वाइंट। जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के जो अलग अलग मेंबर होते हैं, तो वहां पर हम उनको कैसे जोड़ते हैं, ज्वाइंट के माध्यम से। तो यहां पर बात हो रही है पहले कौन से ज्वाइंट की, रिजिड ज्वाइंट की। तो यहां पर आप देखेंगे एक मेंबर ए बी है, एक मेंबर बी सी है, ये दोनों मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं इस ज्वाइंट पे। इस ज्वाइंट का नाम क्या है, बी है, बी इज द, और ये कौन सा ज्वाइंट है बेटा, ये है बी, जो है वो रिजिड ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है, रिजिड ज्वाइंट है। अब हमने क्या करा कि ज्वाइंट बी पर एक मोमेंट लगा दिया एम। अब क्योंकि ये तो रिजिड ज्वाइंट है, तो ये क्या होगा, ये जो मेंबर ए बी है ये क्या होगा, डिफॉर्म होना चाहेगा, तो यहां पर एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा, और ये भी क्या रहेगा, बीसी भी, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। तो मान लेते हैं कि जो बीसी मेंबर है उसका एंगुलर डिफॉर्मेशन θ1 है और इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन θ2 है। बेटा क्योंकि ये रिजिड ज्वाइंट है और रिजिड ज्वाइंट की ये प्रॉपर्टी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो θ1 है वो θ2 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि रिजिड ज्वाइंट, सुनो, जितने भी मेंबर हैं अगर वहां पर रिजिड ज्वाइंट है तो हर एक मेंबर का जो रोटेशन होगा, हर एक मेंबर के अंदर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा, यानी कि उनका जो थीटा आएगा ना वो बराबर आएगा, अगर रिजिड ज्वाइंट है।
तो इसलिए थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 2 के बराबर हो गया। और यहां पर एक्सियल फोर्स भी होगा, शियर फोर्स भी होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा, क्योंकि ये रिजिड ज्वाइंट है। तो मैंने आपको बताया था जो रिजिड ज्वाइंट्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, यहां पर जो रिजिड ज्वाइंट्स होते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों आते हैं। तो तीनों आ गए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमने एक और केस लिया दूसरा, कि यहां पर एक ज्वाइंट है, बी ज्वाइंट है ना, ये बी ज्वाइंट है। और ये कैसा ज्वाइंट है, बी जो है वो रिजिड ज्वाइंट है। कैसा, ये जो बी है बेटा, जो बी है वो है रिजिड ज्वाइंट। कैसा है, ये है रिजिड ज्वाइंट, रिजिड ज्वाइंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4। हमने जैसे ही यहां पर मोमेंट अप्लाई किया, एम मोमेंट अप्लाई किया, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो मेंबर है इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन थीटा 1 है, इसका थीटा 2, इसका थीटा 3, इसका थीटा 4 है। तो क्योंकि ये रिजिड ज्वाइंट है बेटा, कैसा ज्वाइंट है, ये रिजिड ज्वाइंट है, तो यहां पर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 बराबर आएंगे। यानी कि रिजिड ज्वाइंट पर जितने भी मेंबर हैं, हर एक मेंबर का एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी कि थीटा क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है रिजिड ज्वाइंट की, याद रखिए। ठीक है, तो हमने बात करी रिजिड ज्वाइंट और उसकी प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं इंटरनल हिंज। क्या बोलेंगे, इंटरनल हिंज। यानी कि यहां पर क्या लगी है, यहां पर जो इंटरनल हिंज है, जैसे यहां पर पॉइंट बी है, एक मेंबर है यहां पर बीसी, एक मेंबर है यहां पर ए बी, और ये दोनों मेंबर जो है जुड़े हुए हैं किससे, इंटरनल हिंज यहां पर है। तो बेटा जब भी शब्द मिले ना आपको, पिन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, इसका मतलब वहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। इसके पहले वाले केस में जो रिजिड ज्वाइंट था वहां पर बेंडिंग मोमेंट था, यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फील करोगे बाद में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आप इसको फील करते जाओगे। याद कर लो, अगर पिन ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, हमेशा 0। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास इंटरनल फोर्स में क्या क्या था बेटा, इंटरनल फोर्सेस के अंदर हमारे पास था क्या, एक्सियल फोर्स था, शियर फोर्स था, बेंडिंग मोमेंट था। अरे ये था कि नहीं था, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस की मैं अगर यहां बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो गया बेंडिंग मोमेंट 0। क्या, बेंडिंग मोमेंट 0। पॉइंट बी जो है इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब बेंडिंग मोमेंट 0 हो चुका है, तो बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन क्या 0। बेंडिंग मोमेंट 0 का मतलब है कि यहां पर जो एक रिएक्शन रिलीज हो गई है, एक रिएक्शन रिमूव हो गई है, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। तो यहां पर लिखा है बेंडिंग मोमेंट 0 का मतलब है रिएक्शन रिलीज हो गई है। कौन सी रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन रिलीज हो गई है। तो याद रखेंगे, जहां भी हिंज ज्वाइंट होगा, जहां भी हिंज ज्वाइंट होगा, वहां पर एक रिएक्शन रिलीज हो जाएगी जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर कितने इंटरनल फोर्स बचे, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना इंटरनल फोर्स की, हम तो बात कर रहे हैं इंटरनल फोर्स की, तो कितने इंटरनल फोर्स बचे, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स। तो इस पर यहां पर जो आएंगे, दो ही फोर्स आएंगे, एक तो एक्सियल फोर्स आएगा और दूसरा शियर फोर्स आएगा। यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। अरे हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि जो फ्रेम होते हैं, फ्रेम के जो मेंबर्स होते हैं, वो एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैरी करते हैं। लेकिन जब इंटरनल हिंज है वहां पे, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0। बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन रिलीज होगी, तो कितना बचा, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल स्लाइडर। इंटरनल स्लाइडर को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो पॉइंट सी है, ये है इंटरनल स्लाइडर। अब आपको यहां पर देखना कौन सी रिएक्शन रिलीज हो रही है, तो यहां पर जो है शियर फोर्स 0 हो रहा है, क्योंकि इस तरह से जो होता है ना, ये वाला, ये जो जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर शियर फोर्स होता है। तो यहां पर क्योंकि रोलर लगे हुए हैं, तो ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये तो ऐसे ऐसा डिस्प्लेस हो सकता है कि नहीं। तो यहां पर शियर फोर्स कितना हो गया बेटा, 0। तो जब शियर फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहां पर इंटरनल फोर्स कितने बचेंगे, 2। कौन कौन से, एक तो एक्सियल फोर्स और दूसरा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि अपने पास 3 होते हैं ना, एक्सियल फोर्स, दूसरा शियर फोर्स और तीसरा बेंडिंग मोमेंट। तो क्योंकि यहां पर ये रोलर इस तरह से लगे हुए हैं, रोलर इस तरह से लगे हुए हैं, तो यहां पर जो है शियर फोर्स हो जाएगा 0। तो कितना बचेगा, एक्सियल फोर्स और दूसरा क्या बचेगा यहां पर, बेंडिंग मोमेंट। तो याद रखना, कुछ इस तरह से रोलर अगर लगे होंगे, तो यहां पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा, तो शियर फोर्स यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन रिलीज हुई, शियर फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डबल रोलर। अगर आपको कहीं पर इस तरह से दिखाई दे डबल रोलर, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो एक्सियल मूवमेंट है, यहां पर एक्सियल मूवमेंट तो हो जाएगा, यानी कि एक्सियल रिएक्शन नहीं आएगी। एक्सियल फोर्स कितना हो गया, 0। अपन के पास क्या था, एक था एक्सियल फोर्स, दूसरा था शियर फोर्स और तीसरा था यहां पर बेंडिंग मोमेंट। तो यहां पर जो है एक्सियल फोर्स गायब हो गया, तो क्या बचेगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो 2 इंटरनल फोर्स बचे 3 में से, कौन सा, शियर फोर्स बचा और बेंडिंग मोमेंट बचा, क्योंकि यहां पर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट अलाउ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है यहां पे इस तरह का, इसको बोलते हैं इंटरनल रोलर। तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर एक्सियल मोशन तो अलाउड है, यानी कि जो एक्सियल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। दूसरा यहां पर बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0, है ना, जैसे रोलर सपोर्ट नहीं थी कुछ उस तरह से, ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0। तो बचेगा क्या यहां पर, केवल शियर फोर्स। तो एक ही इंटरनल फोर्स बचेगा, शियर फोर्स। तो यहां पर 2 रिएक्शन रिलीज हो गई, कौन कौन सी, एक्सियल वाली और बेंडिंग मोमेंट वाली। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, केवल एक ही इंटरनल फोर्स बचा जिसका नाम है शियर फोर्स।
तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक आता है कि इंटरनल लिंक आता है यहाँ पे, ठीक है जी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेंबर ये इसको लिंक ने इस वाले लिंक ने जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स भी 0 हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आएगा, एक्सियल फोर्स ही आएगा। क्या आएगा, जब भी लिंक की बात होगी तो एक्सियल फोर्स वहां पर आएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमको समझना जरूरी था। अब हम जो लेक्चर नंबर 2 रहेगा ना, उस लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही है जिसका नाम है इनडिटरमिनेसी। क्या बेटा, इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, मैं सिलेबस एक बार अगर आपको दिखाऊं, यस दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1। यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो हमने कुछ बात करी है यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कि बेटा क्या बात करी हमने कि जो सपोर्ट्स होती है ना, वो कितनी टाइप की सपोर्ट्स होती हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट 2D में और 3D में। तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है, किस डायरेक्शन में आती है, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है, किस डायरेक्शन में आती है। देन उसके बाद हमने बात करी है यहाँ पर कि जो इंटरनल फोर्स होते हैं, ठीक है ना, ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, रिजिड ज्वाइंट की बात करी हमने, ठीक है ना, किस तरह से जो रिएक्शन सब रिलीज हो जाती है। तो वो सारी कॉन्सेप्ट जो आज हमने समझे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर काम आने वाला है, इनडिटरमिनेसी। रही बात थ्योरी की, तो इसके बाद मैं पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, देन उसके बाद मैं इनडिटरमिनेसी आपको पढ़ाऊंगा। इसमें भी डायनामिक, काइनेमेटिक, स्टैटिक, ये सारे इनडिटरमिनेसी की बात करेंगे। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे एकेटीयू में, डिटरमिनेसी के बहुत सारे न्यूमेरिकल एकेटीयू में आए हुए हैं, तो इनडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम समझेंगे। रही बात इसमें, वो थ्योरी का टॉपिक भी है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोग अलग से लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे क्या, इनडिटरमिनेसी की। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एकेटीयू एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडिटरमिनेसी क्या होता है, ठीक है। आप यहां पर, मैं अगर आपको दिखाना भी चाहूं तो यहां पर आप देखेंगे, यस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये क्या पूछा गया है, फाइंड द स्टैटिक एंड काइनेमेटिक एसआई एंड केआई इनडिटरमिनेसी पूछी गई है इस फ्रेम के लिए और ट्रस के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे यहां पर आप देखेंगे इनडिटरमिनेसी पूछी गई है, ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसकी इनडिटरमिनेसी आपसे पूछी गई है, यहां पर भी इनडिटरमिनेसी पूछी गई है। तो इनडिटरमिनेसी क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे बेटा। तब तक जो है आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आपको डेमो लेक्चर से मिल जाएंगे, गौरव सर पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, क्वांटिटी एस्टिमेशन, जियोटेक्निकल, ठीक है, गौरांग सर और मैं, आप लोगों को मिलकर यहाँ पर मैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 डील करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस की, यूनिट 3, 4, 5 गौरांग सर डील करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको कॉम्बो पैक का बैनर दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स काफी दिनों से वेट कर रहे थे, अब आपका वेट खत्म हुआ बेटा। आप लोग जो है बाकी अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लास आपके जो क्लासमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, है ना, बैचमेट्स हैं, दूसरे किसी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।